नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस चैनल पर हम एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। इस पर मेरे चैनल में काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, बट ये सारे बड़े टॉपिक ओरिएंटेड हैं। टॉपिक ओरिएंटेड मतलब एंडोमेट्रियोसिस क्योंकि अलग अलग सिम्टम्स और अलग अलग प्रॉब्लम्स से प्रेजेंट करता है, तो मैंने हर प्रॉब्लम पर, चाहे वो ओवरी की एंडोमेट्रियोसिस हो, चाहे इंटेस्टाइन की हो, चाहे यूरिन के एरिया की हो, चाहे स्कार की हो, एट्सेट्रा, मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है एक पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। पर क्योंकि मार्च का महीना, स्पेशली मार्च का पहला सप्ताह वर्ल्ड एंडोमेट्रियोसिस, इंटरनेशनल एंडोमेट्रियोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आज ये जो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट के माध्यम से, ये सारी लेडीज़ के लिए मैंने जनरेट किया है, बनाया है, एक अवेयरनेस, बेसिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसको सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। और इस प्रेजेंटेशन का सबसे मेन एम यही है कि जो अंडरस्टैंडिंग हमारी लेडीज़ इस डिजीज़ के बारे में, इस रोग के बारे में नहीं जानती हैं, उसको मैं आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फीमेल्स हैं या जो स्त्रियां हैं, उनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या कह लीजिए बच्चे पैदा करने वाली जो सिस्टम होती है, हिंदी में बोलें तो प्रजनन प्रणाली होती है, उसमें क्या-क्या भाग होते हैं, क्या-क्या ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर आप ये मेरा माउस देख रहे हैं स्क्रीन पर जो दिख रहा है, तो ये हमारा यूट्रस है। यूट्रस जो होता है, या थैली जिसे हिंदी में कहते हैं, वो एक कमरे की तरह होता है और ये एक ऐसा कमरा है जिसकी दीवार होती है मसल्स की बनी हुई। फिर एक अंदर की जगह होती है जहाँ पर एक्चुअली जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बेबी इधर अंदर रहता है। आप राइट साइड के फिगर पर देखिए, ये यही यूट्रस है। साइड व्यू दिखाया गया है एक प्रेग्नेंट फीमेल का, और इसी यूट्रस के अंदर इस तरह से प्रेगनेंसी में बेबी रहता है ना? अब ये जो यूट्रस है, हर महीने यहाँ पर एक ब्लड की लेयर, जिसे मेडिकल की भाषा में, हमारी लैंग्वेज में एंडोमेट्रियम कहा जाता है, तो ये जो लेयर है ये अंदरूनी एरिया में डेवलप होती है, इकट्ठा होता है, यहाँ ब्लड जमा होता है, और यही ब्लड अगर इस महीने अंदर बेबी आया, प्रेगनेंसी हुई, तो यही जो ब्लड की लेयर है, यही बेबी को आगे जाकर पोषण देती है ना? यानी कि बच्चे का जो कनेक्शन माँ से है, वो इसी लेयर से बनता है। इसीलिए जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पर ये लेयर बाहर नहीं आती इस रास्ते से, यानी कि पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, या प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स लेडीज को पीरियड्स नहीं आते। हर महीने हर लेडी को एक प्रेगनेंसी का एक तरह से प्रिपरेशन बॉडी करती है, एक पोटेंशियल प्रेगनेंसी की, और ये सिस्टम काम करना, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसके काम करने का समय 11, 12, 13 साल होता है। यहाँ से लेकर इसको पीरियड शुरू होने के समय को मेनार्की बोलते हैं, और इस उम्र से लेकर करीब-करीब 50 की एज तक ये सिस्टम 45 टू 54 की एज तक जो मेनोपॉज़ का टाइम है, ये सिस्टम काम करते रहता है, और हर महीना अंदर पीरियड्स बनते हैं। और अगर इस महीना बेबी अंदर नहीं आया है, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो ये ब्लड हम नीचे इस रास्ते से, जो वेजाइना का मार्ग है, वहाँ से ये पीरियड्स का ब्लड शेड आउट हो जाता है। यानी कि जो यूट्रस का अंदरूनी इलाका है, वो इसी रास्ता नीचे जाता है, यही रास्ता नीचे उतरता है, और द यूट्रस का जो इनसाइड पार्ट और यूट्रस का लोअर पार्ट और वेजाइना, ये एक कंटिन्यूअस ओपन चैनल है। इसीलिए हर महीना जो ब्लड मेंसेस का कलेक्ट हुआ है, वो बाहर उस महीने अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो आता है, प्रेगनेंसी हुई है तो मेंसेस इसीलिए नहीं आते, क्योंकि ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि यही ब्लड बच्चे के प्रति डाइवर्ट हो जाता है।
ठीक है? अब ये जो पूरा सिस्टम है ये कैसे काम करता है ये 1 मिनट में समझ लेते हैं। तो फीमेल्स के पास एक यूट्रस होता है जिसकी अंदर एक अंदरूनी कैविटी है, एक अंदरूनी क्षेत्र है, जहाँ मैंने अभी बताया था ब्लड की लेयर या एंडोमेट्रियम हर महीना ग्रो करती है, ठीक है? फिर इसके अलावा एक ओवरी होती है और एक नली या फैलोपियन ट्यूब होती है, इसी तरह से दोनों बाजू होता है। पूरा सिस्टम जो कंट्रोल करता है वो होते हैं हमारे हार्मोन्स, ठीक है? हार्मोन्स ऐसे स्पेशल जूसेस हैं जो हमारी ओवरी बनाती है। ओवरी में हर फीमेल के एग्स रहते हैं या फॉलिकल्स जिन्हें हमारी मेडिकल की लैंग्वेज में कहा जाता है और पूरे सिस्टम का जो संचालन है वो हार्मोन्स ही करते हैं, यानी कि हर महीने हार्मोन्स एग ग्रो करवाते हैं, ब्लड की लाइनिंग इनके ही अनुरूप डेवलप होती है। ओव्यूलेशन यानी कोई भी एक एग इनमें से निकलता है बाहर, मैच्योर होना होता है, निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। अगर इसी टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल्स का स्पर्म इस रास्ते से ऊपर आता है और इस तरह से फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन यानी कि फीमेल की एग और मेल के स्पर्म का यूनियन होकर एक प्रेगनेंसी शुरू होती है या एम्ब्रियो या छोटा सा जाइगोट बच्चा बनता है। अब ये जो बच्चा है फिर इस रास्ते आता है और फाइनली यहाँ जहाँ पर उस महीने का पीरियड का ब्लड जमा है, यहाँ पर बच्चा माँ से अपना कनेक्शन करके जुड़ जाता है और फिर इस तरह से 9 महीना वूम्ब में या यूट्रस में बच्चा ग्रो करता है। अगर इस महीने ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो फिर ओव्यूलेशन के करीब-करीब 14 दिन बाद हार्मोन्स गिर जाते हैं और ये जो ब्लड है, ये पूरा ब्लड क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है, इस महीने का एग यूज़ नहीं हुआ, तो ये पूरा ब्लड इस मार्ग से, इस रास्ते से बाहर आ जाता है और इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स या मेंसेस। तो इधर आप इस चित्र में इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख रहे हैं इसी को, ये जो पिंक लेयर है ये अंदर ब्लड चढ़ी हुई लेयर है और आप इसी को जब देखेंगे तो ये मेंस्ट्रुएशन दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीरियड्स का ब्लड वेजाइना के माध्यम से बाहर आ जाता है, ठीक है? अब एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस को सबसे सरलता से जानने के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है कि जो ये ब्लड की लेयर अंदर यूट्रस के हर महीने ग्रो कर रही थी, मैं पिछले स्लाइड पे जाकर फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो लेयर जो यूट्रस के अंदरूनी एरिया में ग्रो कर रही थी, जो ये बाद में आप बाहर छोड़ते हैं मेंसेस में, यही लेयर जो है केवल यूट्रस में नहीं, ये शरीर का जो अंदर का एरिया है और पीछे जाकर देखते हैं जो अंदर की स्थान है, यहाँ पर ये ब्लड की लेयर अलग-अलग स्थानों में गलत जगह पर ग्रो कर सकती है। अब एंडोमेट्रियोसिस का एक कारण नहीं पता चला है, इसका कोई परफेक्ट कारण भी साइंस को अभी पता नहीं चला है। इस समय भी बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी शोध चल रही है कि ऐसा क्यों होता है कि जिन लेडीज़ को ये एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है, उसमें ये जो पीरियड की लेयर है या जो अंदरूनी लाइनिंग है, ये बॉडी के अलग-अलग अंदर के पार्ट्स में क्यों ग्रो करती है? क्योंकि नेचर जब परफेक्टली काम करेगी तो ये लाइनिंग जो है केवल और केवल यूट्रस के अंदर ग्रो करनी चाहिए, कहीं दूसरे इलाकों में इसका कोई काम नहीं है। ये बहुत सारा हार्मोन डिपेंडेंट डिजीज़ भी मानी जाती है, ये कैंसर बिल्कुल नहीं होती, पर क्योंकि ये अलग तरीके से स्प्रेड करती है पेल्विस के अलग पार्ट्स पर, तो ये एक तरह से इसका जो व्यवहार है या इसका जो प्रोसेस है, वो आप कह सकते हैं स्प्रेडिंग नेचर का होता है। अब आप यही देखिए, यहाँ पर देखिए ये किसी भी फीमेल की अंदरूनी एरिया या जिसे हम पेल्विक एरिया कहते हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ है। ये यूट्रस है, ये नली है, ट्यूब्स जो अभी हमने देखी ये ओवरीज़ हैं। अब पेट के अंदर जो पेल्विक एरिया है या पेट का निचला भाग है, बोलचाल की भाषा में इसको पेडू या अलग-अलग इंडिया के पार्ट्स में अलग-अलग नामों से बोला जाता है। तो यहाँ पर अलग-अलग ऑर्गन्स हैं, यानी खाली लेडीज़ का रिप्रोडक्टिव सिस्टम या यूट्रस ओवरीज़ यहाँ नहीं होता, यहाँ पर अपनी इंटेस्टाइन है, आप देख रहे हैं ये इंटेस्टाइन की नली जा रही है, आगे पेशाब की सिस्टम है, ठीक है? ये पेट के अंदर की दीवाल है जो येलो कलर से देख रहे हैं, ठीक है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया है। तो जब ये ब्लड अलग-अलग स्थानों में अंदर पेट के आने लगता है, जो पीरियड्स का ब्लड है,
या पीरियड्स के जो ब्लड की लाइनिंग है, वो अलग-अलग एरियाज़ में ऐसे ग्रो करने लगती है, तो पीरियड्स की ब्लीडिंग या पीरियड्स जैसी ब्लीडिंग शरीर के अंदर भी होने लगती है। नॉर्मली पीरियड्स केवल यूट्रस के अंदरूनी एरिया में बनते हैं और वेजाइना से बाहर आ जाते हैं। इन लेडीज़ में ये सारा जो अंदर जो यहाँ ब्लैक स्पॉट्स जैसे आपको चित्र में दिखाए गए हैं, ये सब आप समझ सकते हैं कि ये पीरियड्स की ब्लड की लेयर शरीर के अंदर अलग-अलग स्थानों में जमा होने लगती है। कभी-कभी कभी-कभी ये ओवरीज़ के अंदर सारा पुराना ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तब हम इसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस का सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट भी इसे कहा जाता है। अब क्योंकि ये डिज़ीज़ में सब ब्लड अलग-अलग स्थानों में जैसे यहाँ कह लीजिए पेशाब की थैली पर आ गया, यहाँ यूट्रस की सरफेस, ट्यूब्स की सरफेस पर आ गया, यहाँ पर जो एंडोमेट्रियोसिस का जो इम्प्लांट है या जो ब्लड के कण हैं या मेंस्ट्रुअल ब्लड की लाइनिंग है इंटेस्टाइन पर ग्रो होने लगी है, इंटेस्टाइन पर ये स्थापित हो गई है, तो इसे बाउल एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। जब ये हमारी लिगामेंट्स पर आती है, इसे लिगामेंट एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। इस प्रॉब्लम में बहुत अलग-अलग तरीकों से परेशानियाँ डेवलप होती हैं, अलग-अलग संकेत आते हैं, अलग-अलग सिम्पटम्स डेवलप होते हैं। ये सारे सिम्पटम्स जो उस महिला को आते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि कौन-कौन सी एरिया इस रोग से इन्वॉल्व हो रही हैं। जैसे अब अंदर जब पूरा ये ब्लड अंदर जाता है, तो ब्लड क्योंकि बड़ा अंदर जाकर सूजन या इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, तो यहाँ पर स्टिकीनेस डेवलप हो जाती है और इस तरह के एडहेजन्स एडिशंस मतलब ये जो आप हिंदी में देख रहे हैं, जैसे हिंदी में बात करूँ, तो ये जाले जैसे बन जाते हैं और पूरा सिस्टम जो है, ये जकड़ जैसा जाता है और फ्री रूप में नहीं रहता। पूरा सिस्टम एक-दूसरे से चिपक जाता है, तो खुला मार्ग कोई अंदर बचता नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये डिज़ीज़ कितनी प्रेवेलेंट है, कितनी परसेंटेज ऑफ महिलाओं को ये अफ़ेक्ट करती है। तो जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स हैं या आप देखिए कि अगर हम वर्ल्ड में ये बात करें, तो करीब-करीब 10% महिलाओं को ये बीमारी है और ये महिलाएँ ज़्यादातर 15 उम्र से 45 की उम्र के बीच की हैं। रेयरली ये बहुत यंग लड़कियाँ जो टीनेज, अर्ली टीनेज या इवन मेनोपॉज़ के बाद की औरतों को भी अफ़ेक्ट कर सकता है, बट इस एज में ये इतना कॉमन नहीं होता है। इसको आजकल पैंडेमिक, मॉडर्न गायनेकोलॉजिकल पैंडेमिक यानी कि ये बीमारी इतना उग्र रूप से आजकल पहचान में आ रही है, डायग्नोसिस में आ रही है, इतनी सारी फंक्शनल एज की औरतें इससे ग्रसित हैं, इससे इन्वॉल्वड हैं कि इसको एक पैंडेमिक भी आप एक तरीके से यहाँ इसको कहा जा सकता है। तो ये चित्र यही दिखाने के लिए है कि देखिए 15 से 45 की उम्र में 10 औरतों में से 1 एंडोमेट्रियोसिस का शिकार हो सकती है और इसको पहचानने में करीब-करीब 8 से 10 साल लग जाते हैं क्योंकि प्राइमरी सिम्पटम इन औरतों को पीरियड्स का पेन होता है। पीरियड्स का पेन समाज में नॉर्मली इग्नोर कर दिया जाता है स्पेशली घर में इवन जो रिलेटिव्स हैं, जो मदर्स हैं, जो बड़ी बहनें हैं, कई बारी इन लड़कियों को ना कह दिया जाता है कि नहीं ये पेन आपका कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये जो पीरियड्स का पेन है, जो ये पेल्विक पेन है, ये होता है यंग एज में और ये बाद में ठीक हो जाएगा और तो और कई बारी गायनेकोलॉजिस्ट्स भी इसके बारे में इस डिज़ीज़ को नहीं पहचान पाते, उनकी हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन नहीं हो पाती इस डिज़ीज़ के बारे में और ऑन एन एवरेज ऐसा कहा जाता है एक एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस के लिए वो लेडी कम से कम 8 से 10 साल यहाँ-वहाँ दूसरे डॉक्टर्स के पास जाती है बिफोर करेक्ट डायग्नोसिस इज़ फाउंड आउट या एस्टेब्लिश्ड। काफ़ी सारी फ़ेमस फ़िल्म स्टार्स और हस्तियाँ भी इनके आप पढ़िए, गूगल करिए, ये सब इसी रोग से शिकार हो चुकी हैं। इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपने-अपने एक्सपीरियंसेस हैं पेशेंट्स के। वर्ल्ड वाइड एंडोमेट्रियोसिस की जागरूकता इतनी अब बढ़ गई है कि ग्रुप्स बने हुए हैं इंस्टाग्राम पर लोग उनके फॉलोअर्स हैं एंडोमेट्रियोसिस वॉरियर्स इन औरतों को कहा जाता है बिकॉज़ दे आर इंडीड वॉरियर्स बिकॉज़ दे आर fighting a chronic disease that many a times is not recognized
बाय डॉक्टर्स और इवन जो समाज में इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो पाती। इन औरतों को सालों-साल क्रॉनिक पेन और मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं वर्क फ्रंट में। इनकी जो है इनके रोग को नहीं पहचाने जाने की वजह से इनको ड्यू कंसिडरेशन नहीं मिल पाता। तो आजकल इन जनरल इसके बारे में बहुत ही अवेयरनेस जनरेट हुई है। अब एक बात बता दूँ कि जो लेटेस्ट रिसर्च है या जो लेटेस्ट साइंटिफिक डेटा है, वो ये कहता है कि एंडोमेट्रियोसिस जो है कि फुल बॉडी डिज़ीज़ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खाली आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम या यूट्रस, ओवरीज़ और ट्यूब्स की प्रॉब्लम है। ये जो है, ये एक तरह से इसका इस ये प्रॉब्लम पूरे बॉडी को अफ़ेक्ट कर सकती है, आपके पूरी बॉडी के संचालन को, आपकी पूरी एक वर्किंग को ये अफ़ेक्ट कर सकती है। इनफैक्ट इसके सिम्पटम्स अगर गिनाने बैठूँगी, इस पर मेरा एक वीडियो भी है, तो हेडेक से लेकर स्लीप प्रॉब्लम से लेकर टायर्डनेस, मसल पेन, फाइब्रोमायल्जिया लाइक सिंड्रोम, एसोसिएशन विद अदर बोन रिलेटेड इश्यूज़, आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की प्रॉब्लम्स, तो ये तो इसमें बड़ा कॉमन माना जाता है। अ, इसके बहुत सारे कारणों पर तो हम क्योंकि ये कोई बहुत हम मेडिकल रिसर्च पर आज नहीं बात कर रहे हैं, हम ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए टॉक कर रहे हैं, पर इसके कारण क्या हैं? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ एविडेंस बताता है कि ये जो पीरियड का ब्लड है, ये उल्टा इस रास्ते से जब पेट के अंदर आ जाए, तो ये जो डिपॉज़िट्स ब्लड की बन जाती हैं, उल्टे पीरियड्स जाने की वजह से या सीपेज पीरियड्स का कह सकते हैं, अंदर के डायरेक्शन में पेट के अंदरूनी इलाकों में अगर पीरियड्स अंदर आने लगे रादर दैन वेजाइना से बाहर जाने के लिए के बदले तो फिर ये डिज़ीज़ डेवलप होती है। कई बारी ये कोई उल्टे पीरियड्स की ही वजह से नहीं, कई बारी ये जो लेडीज़ हैं, ये पीरियड वाली जो टिश्यू है, जो अंदर की लेयर है, ये विभिन्न-विभिन्न स्थानों में अलग-अलग जगहों पर अपने आप इनकी ग्रो होती है, जिसका कारण ऑटो इम्यून हो सकता है, जिसका कारण जो होता है अननोन हो सकता है। अभी तक इस पर बहुत ज़्यादा कोई 100% एविडेंस नहीं आया है। ऐसा भी देखा गया कि अगर फैमिली में मदर्स साइड ऑफ फैमिली में ये हिस्ट्री है, तो हो सकता है कि उस लेडीज़ की टेंडेंसी अपनी अगर मदर की फैमिली में आपको है, तो आपको भी होने की चांस होती है। कई बारी कुछ ऐसी कुदरती बीमारियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें यूट्रस का जो शेप है, वो एब्नॉर्मल होता है, यूट्रस की बनावट एब्नॉर्मल होती है, तो अगर ब्लड का फ्लो फ्रीली नीचे नहीं जा पाता, तो फिर ये उल्टे रास्ते जा सकता है। तो जिन्हें हम कहते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज़ ऑफ द यूट्रस, जैसे कह लीजिए कि कोई अंदर पर्दा है, अगर अंदरूनी रूप से यूट्रस के अंदर बंद पर्दा है या जो ब्लड का फ्लो बाहर आना ईज़िली पॉसिबल नहीं कर पा रहा, तो फिर ये डिज़ीज़ेज़ भी एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो सकता है। तो यहाँ यही चित्र में देखिए दिखाया गया है, ये फीमेल का अंदर का एरिया दिखाया गया है, पीछे रीढ़ की हड्डी है अगर आप देख रहे हैं, ये मोशन का रास्ता है, मोशन के रास्ते के सामने ये यूट्रस और ये वेजाइना है और ये यूरिन का सिस्टम है। तो अगर आप देखेंगे वैसे भी, तो ये जो इलाका है फीमेल्स का, इसको जो हम पेल्विस का इलाका बोलते हैं, तो इसमें सारे ही ऑर्गन्स बिल्कुल एक-दूसरे के अगल-बगल हैं, कोई ख़ास स्पेस नहीं है, कोई ख़ास अंतर नहीं है, इसी तरह से सारे जो अंदर-अंदर विभाग हैं, चाहे पेशाब की सिस्टम हो, चाहे मोशन की सिस्टम हो और चाहे ये रिप्रोडक्टिव यानी बच्चे की सिस्टम हो, इसमें कोई ख़ास स्पेस नहीं है। जब ये ब्लड की डिपॉज़िट्स सब जगह अंदर पड़ने लगती हैं, यहाँ पर जैसे आ गई तो ये यूट्रस और इंटेस्टाइन के रास्ते के बीच में आ गई तो ये मार्ग पूरी तरह से चिपक सकता है, ये मार्ग यहाँ पर चिपक सकता है। कभी-कभी ये जो एरियाज़ हार्ड होने लगती हैं धीरे-धीरे, यहाँ ब्लड जमने लगता है, ब्लड धीरे-धीरे दूसरे ऑर्गन्स की दीवालों पर, यानी कि ये इंटेस्टाइन की दीवार के अंदर अपना दुष्प्रभाव दिखाने लगता है और यहाँ हार्ड गाँठें बनने लगती हैं। इन गाँठों को हम मेडिकल की भाषा में डीप एंडोमेट्रियोसिस या डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स कहते हैं। धीरे-धीरे अगर ये रोग बढ़ गया तो इससे पैखाने के रास्ते का जो फंक्शन है, उसकी मोशन का जो मूवमेंट इस तरह से होना चाहिए, पैखाना, संडास जो कैसे मूव करना चाहिए, उसमें सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। पेशाब की सिस्टम की वर्किंग की प्रॉब्लम आने लगती है। इसी तरह से अगर अलग-अलग स्थानों में हो, तो जो भाग इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, वो भाग ऑल्टर हो सकता है अपने फंक्शन में। यहाँ पर भी यही दिखाया गया है, ये सारे रेड पॉइंट्स दिखा रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पर बॉडी में ये
हो सकता है। कई दफ़ा ये दूर-दराज़ भी होता है, कभी-कभी पेट की दीवार में जिसे स्कार एंडोमेट्रियोसिस या अम्बिलिकल एंडोमेट्रियोसिस इस पर भी मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं। पहले कभी सिज़ेरियन की कट हुई हो, अपेंडिक्स की कट हुई हो, तो उन टाँकों में भी ये ब्लड की गाँठें जाकर बैठ जाती हैं, इसे स्कार एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। कई बारी जो डिलीवरी के टाइम नीचे पेरिनियम पर यहाँ पर जो टाँके आते हैं, उनमें भी ये ब्लड की एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं, तो इस तरह से ये जाले जैसे बन जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इनको एडहेजन्स बोला जाता है। एडहेजन एक अंग्रेज़ी वर्ड है, जिसका मतलब होता है जैसे एडहेसिव टेप, कोई भी चीज़ चिपकने वाली। तो जब ये ब्लड सूक्ष्म मात्रा में अंदर जाता है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में अंदर जाता है, तो ये सब इस तरह से जाले बन जाते हैं और ये जो फ्री स्टेट होना चाहिए, जो हर चीज़ एक खुली हुन भगवान ने बनाई है, नेचर ने बनाई है, वो रुक जाती है। इस तरह से कभी इन औरतों को प्रेगनेंसी होने में सब फर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम्स या प्रेगनेंसी होने में डिफ़िकल्टी आती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पीला भाग है ये इंटेस्टाइन का भाग होता है, तो इंटेस्टाइन भी पीछे और ये यूट्रस है इधर, तो ये पूरी तरह से यहाँ पर इस एरिया में पीछे चिपक चुकी है। ये यही दिखाया गया है, कभी-कभी यही चॉकलेट सिस्ट जो है कि काफ़ी कॉमन होता है। म रोज़ पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर चॉकलेट सिस्ट पता चला गया है, एंडोमेट्रियोसिस का सिस्ट। तो यही क्रिया जब आपकी अंडे की थैली या ओवरी के अंदर आ जाती है, तो कह लीजिए जो ब्लड की गाँठ जैसी बन जाती है, सिस्ट जैसी, बलून जैसी गाँठ बन जाती है, इसको चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। ये जो चॉकलेट सिस्ट होती है कुछ इस तरह से दिखती है, जब इसको हम लैप्रोस्कोपी में इसका अंदर का जो मटीरियल है वो खींचते हैं, तो ये डार्क कलर का जो ब्लड होता है कुछ इस तरह से दिखता है। अब क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन-सी ऐसी महिलाएँ हैं जिनको ये एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम होने की ज़्यादा चांस होती है? तो अब ये देखिए रिस्क फैक्टर्स हैं, यही कारण है ऐसा नहीं होता है। पर इन ये वाली जो मैंने मेंशन करी इन औरतों में परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट गिविंग बर्थ या अगर बच्चे पैदा नहीं हुए हैं या लेट एज में शादी हो रही है, बच्चे तब 40 की एज तक नहीं हुए, आजकल यही ज़माना है, तो ये एक कारण बोला गया है। बहुत अर्ली पीरियड्स आने को भी 9 इयर्स, 10 इयर्स में भी ये डिज़ीज़ की हायर ससेप्टेबिलिटी रहती है। जितना लेट पीरियड बंद होगा, लेटर मेनोपॉज़ वाली औरतों को भी ऐसा पाया गया है कि ये प्रॉब्लम होने की चांस ज़्यादा रहती है। जिन औरतों में इंट्यूटिवली हाई एस्ट्रोजन स्टेट होता है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, जो ब्लड की लाइनिंग अंदर बनवाता है, तो अगर इसकी इंट्यूटिव स्टेट ज़्यादा है, तो भी इन औरतों को एंडोमेट्रियोसिस की चांस ज़्यादा होती है। थिनर औरतों को कहा जाता है ज़्यादा होती है। जो लोग स्मोक या अल्कोहल कंज़म्पशन करते हैं, उनमें इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। फैमिली हिस्ट्री में आपकी मदर में थी, तो डॉटर्स में आ सकती है और जिनकी यूट्रस में मैंने अभी आपको समझाया था, कुछ ऐसी ब्लॉक होने वाली प्रॉब्लम्स हैं कि ब्लड का फ्लो ब्लॉक नहीं हो पाता। अब ये कुदरती रूप से हो सकती हैं, तो ये जो है, ये कारण है एंडोमेट्रियोसिस की चांस इन महिलाओं में ज़्यादा होने की। डाइट का क्या रोल है? ये मुझसे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर क्या हमने कुछ गलत खा लिया? क्या हमको कुछ अच्छा ठीक खाना चाहिए? क्या खाना चेंज करने से हमारी एंडोमेट्रियोसिस रिवर्स हो जाएगी? तो देखिए ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि रिवर्स हो जाएगी कोई चीज़, बट कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं कि कुछ चीज़ों से इसका रिस्क शायद ज़्यादा हो सकता है और कुछ चीज़ों से इसका रिस्क कम हो सकता है। जनरली आप देखेंगे तो बहुत सारी एविडेंस ये कहती है कि ग्लूटेन यानी कि जो व्हीट का जो एक प्रोटीन होता है, प्रोसेस्ड फूड, अनसैचुरेटेड फैट, स्पेशली रेड मीट या जिसे मटन कह लीजिए और अल्कोहल इंक्रीज़्ड रिस्क करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स, विटामिन डी, ओमेगा 3 कंटेनिंग फूड्स, इनसे रिड्यूस्ड रिस्क होता है। इस पर मेरा एक पूरा अलग वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। क्योंकि ये फुल बॉडी डिज़ीज़ है, अलग-अलग स्थान इससे अफ़ेक्टेड हो सकते हैं, तो ये बात याद रखनी है और ये डिज़ीज़ की महिलाओं को कुछ डिज़ीज़ेज़ ज़्यादा होने की भी परसेंटेज होती है, जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, एंग्ज़ायटी रिलेटेड इश्यूज़ भी इन औरतों में ज़्यादा पाए जाते हैं। बट हम आज देखते हैं कि मेन सिम्पटम्स क्या हैं, तो जो मेन सिम्पटम्स होते हैं, वो होता है कि पीरियड पेन और पीरियड पेन एकमात्र ऐसा सिम्पटम है, जो मैं आज इस महीना जो मार्च का महीना है, उसमें आपसे अनुरोध करूँगी कि इसको मत आप इग्नोर करिए। यदि पीरियड पेन कंटिन्यूअस है, हर महीने आ रहा है, आपको काम करने से रोक रहा है, आपको
पेन की दवाइयाँ रेगुलरली खानी पड़ रही हैं, आप अपना हॉट वाटर बैग लेकर काम छोड़ के घर पर बैठ रहे हैं, तो प्लीज़ जो एंडोमेट्रियोसिस का स्पेशलिस्ट है, उससे प्लीज़ संपर्क करिए। क्रॉनिक पेल्विक पेन यानी पेट के निचले इलाके में कंटिन्यूअस पेन होना, ज़रूरी नहीं है पीरियड्स में ही पेन हो, बाकी के दिनों में भी पेन, कई महिलाओं को जिनकी स्टेज एंडोमेट्रियोसिस की बढ़ चुकी होती है, उनको ये डेवलप होने लगता है। पेनफुल सेक्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्पटम है, जो कि बहुत सारी सेक्सुअली एक्टिव लेडीज़ को इसमें महसूस होता है। अच्छा, अब स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये भी इसमें बहुत कॉमन है, ब्लोटिंग या पेट टाइट होना, पेट में गैसेस ज़्यादा लगना, अपच या पाचन क्रिया से रिलेटेड संबंधित इश्यूज़ भी इन महिलाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं। और फिर जिन महिलाओं को इंटेस्टाइन की एंडोमेट्रियोसिस आती है, उनमें मोशन पास करने में दर्द होना, दिक्कत होना, सीवियर कॉन्स्टिपेशन होना या अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन होना, ये भी देखा जाता है। फर्टिलिटी इश्यूज़ तो बहुत ही कॉमन है। ऐसा कहा जाता है कि जो 50% ऑफ वुमेन जिनको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, उनमें से 50% वुमेन को एंडोमेट्रियोसिस निकलता है। तो इन औरतों को याद रखना चाहिए कि इनकी जो ओवरी की फंक्शनिंग है, जो ओवरी की रिज़र्व है, वो भी एंडोमेट्रियोसिस के रहते हुए कम हो जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं कि ये औरतें जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, क्योंकि अंदर शरीर के अंदर जाले बन जाते हैं, एडिशन्स बन जाती हैं। यूट्रस में भी सूजन आ सकती है, जिसे एडिनोमायोसिस कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अंदर के जाले या एडिशन्स, ओवरीज़ का रिज़र्व कम होना, यूट्रस में एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम आना और डीप एंडोमेट्रियोसिस शरीर के अंदर डेवलप होना, ये चारों जो चीज़ें हैं, इनसे फर्टिलिटी को डैमेज या निःसंतानता की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। अब हम एक-एक लाइन में देखते हैं कि कब आपको जागरूक रहना चाहिए। यदि आपको बहुत पीरियड्स की प्रॉब्लम है जो नहीं जा रही है, जो बर्थ कंट्रोल पिल से भी आपको ज़्यादा आराम नहीं पड़ता, आपके डॉक्टर ने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी दे रखी पर फिर भी आपको पेन है, आपको नॉर्मल मेफ्टाल, कॉम्बिफ्लैम इस टाइप की जो नॉर्मल पेन किलर्स हैं, इसके रहते हुए भी आपको पूर्ण आराम नहीं है, तो प्लीज़ एंडोमेट्रियोसिस के डॉक्टर या स्पेशलिस्ट से संपर्क करिए। सिवियर पेन अगर आपको पेल्विक रीजन में है, तो वो भी इग्नोर नहीं करना है। मसल्स और नर्व्स में भी इसका इम्पैक्ट आता है और ये भी एंडोमेट्रियोसिस का लक्षण हो सकता है। कमर में दर्द होना, थाई में पेन होना, थाई तो क्या, यदि आपकी नर्व्स इफेक्टेड हैं, अगर सायाटिक नर्व वगैरह इफेक्टेड है, तो इवन काफ या पाँव के तलवे तक भी आपको डिस्कम्फर्ट या पेन, चलने में दिक्कत हो सकती है। सेक्सुअल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, इससे मैंने ऑलरेडी बताया अभी। पाचन क्रिया में नौशिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एटसेट्रा। आपको ब्लोटिंग, तो मेरी 95% ऑफ एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स ब्लोटिंग की कंप्लेंट करती हैं। 50% औरतें जो एंडोमेट्रियोसिस की होती हैं, उनको प्रेगनेंसी धारण करने में, प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। तो ये मैंने एक चार्ट रखा है, इसमें सारे सिम्पटम्स का एक समूह करके दिखाया है, आप देख सकते हैं। पेल्विक पेन, पेनफुल सेक्स, fertility issues, constipation, diarrhea, pain while passing motions, pale while passing urine, mental symptoms like depression and anxiety, थकान, fatigue, chronic fatigue, period related problems, heavy periods, spotting, continuous spotting और severe period pain. डायग्नोसिस, सो डायग्नोसिस के लिए आप आपके डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। डॉक्टर या तो अल्ट्रासाउंड या एमआरआई या कुछ ब्लड टेस्ट, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन के अलावा करेंगे और जब ये डायग्नोसिस बनती है, तो इट इज़ हाइली एडवाइज़ेबल कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, क्योंकि ये जो रोग है, इसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच और एक स्पेशलिस्ट अटेंशन की कई बार ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है? ये कुछ चित्र हैं दिखाने के लिए कि किस तरह से एंडोमेट्रियोसिस अल्ट्रासाउंड पर दिखता है। आप देख रहे हैं ये सिस्ट है। एमआरआई पर ये और अच्छी तरीके से पहचान में आता है। यूट्रस में सूजन दिख रहे हैं, यहाँ पर एडिनोमायोसिस है, सिस्ट्स, चॉकलेट सिस्ट या जिसे एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट, और यहाँ तक कि एमआरआई से इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, यूरिन के मार्ग की प्रॉब्लम, नर्व्स की प्रॉब्लम सभी बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह से डायग्नोज़ करी जाती है। ये सारी तरीके, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे एमआरआई हो, बहुत ज़रूरी हैं डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि कंप्लीट ट्रीटमेंट तब तक नहीं हो पाता जब तक हर पार्ट एमआरआई से या अल्ट्रासाउंड से क्लियरली डायग्नोज़ नहीं हुआ है। आधी-अधूरी ट्रीटमेंट से रिकरेंस बढ़ जाती है, बार-बार डिज़ीज़
फिर से आने की चांस होती है और इसीलिए एक अच्छा डॉक्टर पहले कम जो इसका स्पेशलिस्ट है, वो कंप्लीट वर्कअप करके एक पूरा एक अंदेशा लेता है कि क्या डिज़ीज़ कहाँ-कहाँ तक है। ये डिज़ीज़ अलग-अलग स्टेजेज़ या ग्रेड्स में बोली जाती है 1, 2, 3, 4 तो इसको अच्छी तरह से कैटेगराइज़ करना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट एक नहीं होता है, ट्रीटमेंट बहुत तरीके के हैं। ट्रीटमेंट हो सकता है मेडिसिन बेस्ड हो, ट्रीटमेंट हो सकता है सर्जिकली बेस्ड हो, कभी-कभी दोनों ही की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है 3 या 4 चीज़ों पर। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी स्टेज क्या है डिज़ीज़ की, डिज़ीज़ कहाँ तक पसर गई है, कहाँ तक क्या इसने आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो बच्चे की सिस्टम है, जो यूट्रस ओवरीज़, ट्यूब्स वाली सिस्टम के बियॉन्ड इसने ये बाउंड्रीज़ क्रॉस करके क्या इसने आपकी इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करना शुरू किया है? क्या यूरिनरी मार्गों को इफ़ेक्ट करना शुरू किया है? क्या लिगामेंट्स आपकी बॉडी के अंदर की नर्व्स या अलग-अलग स्थानों में कभी-कभी रेयरली दूर-दराज़ इवन थोरैसिक या चेस्ट वॉल अलग-अलग एरियाज़ में इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो क्या इसकी आपको प्रॉब्लम है या आपको खाली डिज़ीज़ सीमित है? जैसे मान लीजिए जस्ट ओवरी में है या यूट्रस में एडिनोमायोसिस है, तो इस पर भी डिज़ीज़ की स्टेजिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक जनरल रूल ये होता है कि अगर डीप एंडोमेट्रियोसिस है, डीप मतलब जो गहराई में अलग-अलग दूसरे मार्गों तक पहुँच गया, तो सर्जरी समटाइम्स इज़ द बेटर मैनेजमेंट और सर्जरी से ही ज़्यादा आराम पड़ता है, दवाइयाँ खा-खा कर कोई ख़ास दूसरे मार्ग क्लियर नहीं होते बल्कि डिज़ीज़ बढ़ने की चांस होती है। दूसरा ऐसा है ट्रीटमेंट इस पर भी डिपेंड करता है कि एज लेडी की क्या है, क्या उसकी फर्टिलिटी कंप्लीट हो गई है कि नहीं हो गई? क्या वो 19 साल की है या 35 है? क्या 19 साल की अनमैरिड लड़की है? 19 साल की अनमैरिड है तो हो सकता है और 8-10 साल पढ़ाई करेगी, अभी शादी की भी बात नहीं कर सकते, अभी फर्टिलिटी की भी बात नहीं कर सकते। तो कई बारी इन लोगों को मेडिकली मैनेज किया जाता है, कई बारी इन लोगों को एग फ्रीज़िंग या उनकी फर्टिलिटी गार्ड करने के लिए जो-जो चीज़ें ज़रूरी है, उनके लिए प्रेरित किया जाता है और कभी-कभी जब डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इन लड़कियों को भी सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, डिज़ीज़ को रिमूव करने के लिए, बॉडी को स्वस्थ कंडीशन में वापस लाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि फर्टिलिटी का तो एक मेजर इम्पैक्ट है, तो फर्टिलिटी अलग-अलग तरीके से हैंडल करी जाती है। इसमें जो लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, जो एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वो अपने जो फर्टिलिटी एक्सपर्ट कलीग्स के साथ इन कंजंक्शन वो लोग काम करते हैं और यदि जैसे सर्जरी की ज़रूरत है, तो कब सर्जरी, कितनी सर्जरी, सर्जरी में क्या किया जाएगा, ओवेरियन रिज़र्व कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इन सब बातों पर विशेष ध्यान इनका दिया जाता है। अ, फिर आता है रेडिकल ट्रीटमेंट का अर्थ होता है यदि डिज़ीज़ बहुत सीवियर है, यदि यूट्रस में डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है, एडिनोमायोसिस बोलते हैं इस प्रॉब्लम को, यूट्रस की साइज़ बहुत बड़ी है, यूट्रस बहुत पेनफुल है और फैमिली कंप्लीट है या लेडी स्वयं अबव 42-45 है, तो कई बारी रेडिकल सर्जरी इसका मतलब है कि यूट्रस रिमूवल सर्जरी या कभी-कभी इवन ओवरी रिमूवल सर्जरी भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, ये पेशेंट की पर्टिकुलर डिज़ीज़ उसको कितनी डिज़ीज़ है, उसकी लाइफ़ में क्या रिक्वायरमेंट है और उसके क्या सिम्पटम्स हैं, इन तीनों चीज़ों का एक अमैलगमेशन या समन्वय लिया जाता है और फिर एक ट्रीटमेंट प्लान जो उस पेशेंट के लिए बेस्ट होगा, उस पेशेंट के लिए आप कह सकते हैं टेलर किया गया हो या उस पेशेंट के लिए अपन स्पेशली डिज़ाइन करते हैं ट्रीटमेंट कि उसको बेस्ट रिस्पॉन्स आए। तो अभी यहाँ यही बताया गया है कि एंडोमेट्रियोसिस का जो ट्रीटमेंट है, इसको आजकल एक्सिशन से किया जाता है। एक्सिशन मतलब जो डीप एंडोमेट्रियोसिस की जो गाँठें बनी हुई हैं, उनको काट के पूरी तरह से रिमूव करनी आजकल प्रायोरिटी मानी जाती है। फिर इसमें मेडिकेशंस अलग-अलग यूज़ हो सकते हैं, डिपेंड करता है केस टू केस। सारी महिलाओं को सर्जरी के बाद मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ ही को पड़ती है। फिर फिज़िकल थेरेपी, फिज़ियोथेरेपी साइकोथेरेपी कई बारी न्यूट्रिशनल डाइटरी काउंसलिंग, पेन मैनेजमेंट ये सारे मोडालिटीज़ एक साथ आते हैं। सो इट इज़ अ मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, ठीक है? ये मेडिकल मैनेजमेंट मैंने बताया सर्जरी लैप्रोस्कोपी से या 3D लैप्रोस्कोपी से या रोबोटिक सर्जरी से ही करी जानी चाहिए। सर्जरी का मॉडर्न साइंस में ओपन सर्जरी का हार्डली अब कुछ भी रोल है। इस रोग के लिए मिनिमल एक्सेस रूट्स या छोटे
कट्स के माध्यम से जो सर्जरीज़ चाहे फिर वो 3D लैप्रोस्कोपी हो, चाहे रोबोटिक हो, जो आपका सर्जन है, जो जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, वो आपको एडवाइस करेगा। 2 बेस्ट रूट्स इस सर्जरी के लिए जो हैं, वो है लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक्स। चाहे कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो, इन्हीं तरीकों से, इन्हीं रूट से बेस्ट रिज़ल्ट आता है क्योंकि प्रिसिशन ऑफ सर्जरी इन जब हम ये लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक्स करते हैं, तो ही प्रिसिशन भी अच्छी आती है, मैग्निफिकेशन आती है, सर्जिकल कंट्रोल डिज़ीज़ का बेटर होता है, सर्जिकल क्लीयरेंस डिज़ीज़ का बेटर होता है। पर इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि सर्जन जो आपका है या जो सर्जन है, वो जो है, वो एकदम स्किल्ड होनी चाहिए और उसको एक एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट सर्जन होना चाहिए, एक एक्सिशनल सर्जन होना चाहिए जिसको इस बात की पूरी ट्रेनिंग है और इसमें काफ़ी समय मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच लगती है। इंडिकेशन फॉर सर्जरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए सिवियर डिज़ीज़ होना, क्रॉनिक पेन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्रॉनिक सिवियर सिम्पटम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए और कई बारी पेशेंट्स को फर्टिलिटी के लिए रेडी करने के लिए। ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का चित्र दिखाया गया है। इसमें आपको सिर्फ़ ये याद रखना है कि खाली जलाकर डिज़ीज़ नहीं खत्म होती, इसको काट के निकालना ज़रूरी है। ठीक है? ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कभी-कभी हमको रेडिकल ट्रीटमेंट यानी बड़ा ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ता है, यानी कि यूट्रस या ओवरीज़ का रिमूवल अलोंग विद रिमूवल ऑफ अदर डिज़ीज़ यानी जहाँ-जहाँ पर दूसरी जगहों पर तो क्लीयरेंस पहला ही स्टेप मतलब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, पर फाइनली डिज़ीज़ को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए कभी-कभी इस तरह का डिसीज़न भी लेना पड़ सकता है। ठीक है? ओपन सर्जरी वर्सेस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के मैंने आपको एडवांटेजेस भी बता दीजिए। याद रखिए फास्टर रिकवरी, स्कार स्मॉलर स्कार्स, ज़्यादा प्रिसिशन एंड बेटर रिजल्ट्स। तो बेटर रिजल्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। बेटर रिजल्ट्स लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक या जिसे हम एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं मिनिमल एक्सेस यानी छोटे की होल सर्जरीज़ जो होती हैं, उनसे ही होता है। तो ये देखिए इस तरह से छोटे-छोटे स्कार्स में सर्जरी आराम से हो जाती है और ज़्यादा रिज़ल्ट्स बेटर होते हैं। आगे फिर कुछ अल्टरनेटिव चीज़ों की भी बात कर लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज़, डाइट, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ का भी क्रॉनिक पेन जो जिन लोगों को हो चुका है, जो क्रॉनिक पेन से अब ग्रसित हो गए हैं, उनमें ये वाले टेक्निक्स भी बहुत हेल्प करते हैं और इनका भी अपना-अपना योगदान है। तो आज आशा करती हूँ कि ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी है या आपको ये इन चित्रों से, इन स्लाइड से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अगेन मार्च का महीना दोनों एंडोमेट्रियोसिस भी सेलिब्रेट करता है और वुमेन्स डे भी इसी महीने होता है। तो क्योंकि ये औरतों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू था, तो मैंने सोचा कि आज इस पर हम एक चर्चा कर लेते हैं और ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको कोई भी स्पेशल डाउट हो या स्पेशल एरिया की प्रॉब्लम हो, एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस से रिलेटेड तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ आज के लिए थैंक यू, नमस्कार।